इंटरनल मेडिसिन में हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लेक्चर्स पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है जी। इसको हम आज डिस्कस करेंगे मज़ीद। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट इंजाइना, लाइक स्टेबल इंजाइना, अनस्टेबल इंजाइना, प्रिंजमेंटल वेरिएंट इंजाइना, और इसमें हमने ये भी डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ मीन बाय नॉन एस टी एलिवेशन एम आई, ठीक है जी। एंजाइना के अंदर और एम आई में जो की डिफरेंस है वो ये है कि दोनों में मायोकार्डियम के अंदर ब्लड की जो सप्लाई है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। बट एम आई के अंदर सेल डेथ होती है, एंजाइना के अंदर सेल डेथ नहीं होती है, ठीक है जी। आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो एस टी एलिवेशन एम आई है, ठीक है जी। तो हेडिंग दे दें कि व्हाट इज मेंट बाय एस टी सेगमेंट एलिवेशन एम आई, ठीक है जी। हम जब भी मायोकार्डियल इन्फाक्शन को रूल्ड आउट करते हैं तो हमें ये देखना है कि ईसीजी के अंदर एसटी सेगमेंट एलिवेशन है कि नहीं है। तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड स्टीमी। स्टीमी स्टैंड फॉर एसटी सेगमेंट एलिवेशन एमआई, ठीक है जी। ये हम डिस्कस करेंगे। अब ये वो मायोकार्डियल इन्फाक्शन है जिसके अंदर एसटी सेगमेंट की क्या होगी, एलिवेशन होगी, ठीक है जी। यहाँ पे देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है। मिसाल के तौर पे इसमें नंबर 1 एसटी सेगमेंट एलिवेशन एंड इंक्रीज्ड कार्डियक मार्कर। इसमें किस चीज़ की लेवल ज़्यादा होगी, इंक्रीज्ड कार्डियक एंजाइम्स या कार्डियक मार्कर्स, ठीक है जी, दोनों कह सकते हैं। तो आप लोग लिखे कि इंक्रीज कार्डियक एंजाइम ड्यू टू प्रोलॉन्ग, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, एंजाइम्स ड्यू टू prolonged ischemia, ischemia stand for decrease blood supply, ठीक है जी। prolonged ischemia and necrosis, ठीक है जी। ये कल का टॉपिक हमने ऑलरेडी जो डिस्कस किया है उसी का ही कंसेप्ट है। इसमें होता यह है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि ऐसा कंडीशन जिसमें मायोकार्डियम को ब्लड की सप्लाई क्या हो जाए, कम हो जाए, और प्रोलॉन्ग इस्कीमिया की वजह से वहाँ पे लोकल सेल की डेथ हो जाए, तो सेल डेथ की वजह से वहाँ से क्या रिलीज होगी, कार्डियक एंजाइम। और उस कार्डियक एंजाइम्स को जब हम ब्लड के अंदर देखते हैं, लाइक ट्रोपोनिन है, लाइक CKM भी है, तो वो ब्लड के अंदर क्या होती है, रेस्ट होती है। तो ऐसा MI जिसमें इस्कीमिया की वजह से सेल के अंदर नेक्रोसिस हो जाए, दैट रिलीज कार्डियक एंजाइम, दैट इज कॉल्ड एसटी सेगमेंट एलिवेशन MI, ठीक है जी। इसकी रिस्क फैक्टर हमने कल पढ़े थे। रिस्क फैक्टर में मॉडिफाइबल भी है और नॉन मॉडिफाइबल है, तो फिर लिखने की जरूरत नहीं है। हमने ये बताया था कि एज फैक्टर है, जेंडर है, ठीक है जी, फैमिली हिस्ट्री है, ये नॉन मॉडिफाइबल है। लेकिन अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, हाइपरलिपिडीमिया है और क्रोनिक स्मोकिंग है, इसको हम मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर कहते हैं। बट अगर एक पेशेंट है उसको MI हो जाए तो लेकिन व्हाट विल बी द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। जो मरीज़ हैं वो जब हॉस्पिटल में इमरजेंसी के अंदर लाया जाता है तो व्हाट विल बी देयर क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। तो हेडिंग दे दे क्लिनिकल फीचर या क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के मायोकार्डियल इंफाक्शन में जो पेशेंट आता है उसकी प्रेजेंटेशन कैसे होती है। नंबर 1 आप लोग लिखे सडन ऑनसेट चेस्ट पेन, और आप लोग ब्रैकेट में लेके हैवीनेस इन द चेस्ट। इसमें जो मरीज आते हैं मतलब चेस्ट पेन, और यहाँ पे ब्रैकेट में लेके दैट इज कॉल्ड हैवी पेन। इसको हम हैवी पेन इसलिए कहते हैं, मरीज कहते हैं कि इसके सीने पे बोझ है, ठीक है जी, मतलब प्रेशर पेन होता है, हैवी पेन होता है। सडन ऑनसेट चेस्ट पेन विच इज हैवी पेन लास्टिंग फॉर, देखिए लास्टिंग फॉर यूजुअली मोर देन 30 मिनट। कभी कभार जो MI का पेन होता है वो 30 मिनट से ज़्यादा दौरानिया का होता है, ठीक है जी। 10 to 30 मिनट भी लोग कहते हैं, 20 मिनट, 25 मिनट, बट मेजॉरिटी कंडीशन के अंदर इस पेन की जो ड्यूरेशन है वो किससे ज़्यादा होती है, 30 मिनट से, ठीक है जी। एंड यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है रेडिएट, ये पेन क्या होता है, रेडिएट, ठीक है जी, रेडिएट टू लेफ्ट जा, इसका मतलब ये है ये लेफ्ट जा में जाती है, ठीक है जी, लेफ्ट जा एंड आर्म, ठीक है जी। ये आप लोगों ने याद रखना है, इसको रेडिएटिंग पेन कहते हैं। हमारे पास जो मरीज़ आते हैं मिसाल के तौर पे, इससे हम एक पॉइंट ये पूछते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल
आपको जो छाती का दर्द है, सीने में जो दर्द है, वो एक जगह पे है या एक जगह से स्प्रेड होता है। तो जो एमआई का पेन है वो रेडिएटिंग पेन है। वो मरीज कहेगा कि मुझे जहाँ पे दर्द है, मुझे ऐसा लग रहा है कि उतना दर्द मेरे बाएं साइड पे भी जा रहे, तो बाएं जबड़े पे भी जा रहे और बाएं हाथ में भी जा रहे। ठीक है जी। तो एमआई का पेन ऑलवेज रेडिएटिंग पेन। अगर आप लोगों से कोई ये पूछे कि सम टाइम पेशेंट इज इन द एमआई बट इसको टिपिकल चेस्ट पेन नहीं होती, तो ज़्यादातर लोगों में 95% लोगों में एमआई के अंदर चेस्ट पेन होती है। बट कुछ एमआई ऐसी होती है कि अंदर से हार्ट को ब्लड की सप्लाई कंप्रोमाइज होती है, बट बाहर से पेन हमें पता नहीं होता। इसको हम साइलेंट इन्फॉक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? साइलेंट इन्फॉक्शन। तो वो कंडीशन, अ कंडीशन इन विच एमआई इज देयर बट स्टिल द पेशेंट डू नॉट डेवलप प्रोमिनेंट चेस्ट पेन, दैट इज कॉल्ड साइलेंट इन्फॉक्शन। ठीक है जी। इसलिए कहते हैं कि हम एमआई को कभी कभार इसलिए मिसडायग्नोज करते हैं कि मतलब पेशेंट को जनाब प्रॉपर टिपिकल चेस्ट पेन नहीं होती। ठीक है जी। तो एक पॉइंट ये है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लू है। इसके बाद जो एसोसिएटेड सिम्टम है, नंबर 1 लेके डाइफोरेसिस। इसके साथ साथ जो मरीज है उसको एक्सेसिव स्वेटिंग होती है। क्या होती है? स्वेटिंग। क्योंकि एमआई इज अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी के दौरान सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो मरीज से स्वेटिंग होती है। ठीक है जी। फिर इसके बाद आप लोग लिख सकते हैं दैट इज कॉल्ड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। क्या होती है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। मरीज कहेगा कि मुझे सही तरीके से सांस नहीं आ रही। इसका मतलब यह है द पेशेंट में हैव शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। और इसके साथ साथ सम पेशेंट आल्सो फील नोजिया एंड वॉमिटिंग। कुछ लोगों को मतली की कैफियत होती है, दैट इज कॉल्ड नोजिया। और फिर कुछ लोगों में वॉमिटिंग हो जाती है। ठीक है जी। दीज आर कॉल्ड एसोसिएटेड सिम्टम। ये कौन से हैं? एसोसिएटेड। कि भाई चेस्ट पेन के साथ साथ अगर और सिम्टम हो सकते हैं, मरीज को स्वेटिंग हो सकती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है, नोजिया एंड वॉमिटिंग हो सकती है। ठीक है। इस तरह की चीज़ें आप लोग सुनकर ये कह सकते हैं कि मे भी पेशेंट को जनाब क्या हो सकती है, कोई कार्डियक इश्यूज हो सकती है, कोई एमआई हो सकती है। ठीक है जी। अब मिसाल के तौर पे एक मरीज है, उसको जनाब छाती में दर्द है, इसको हम सबस्टर्नल पेन भी कहते हैं, चेस्ट पेन भी कहते हैं। तो एवरी चेस्ट पेन इज नॉट एमआई, लेकिन एमआई के अंदर भी क्या होता है? चेस्ट पेन होता है। समझ रहे? अभी तो हमारा टॉपिक एमआई है, तो एमआई के अंदर 95% कौन सी पेन होती है? चेस्ट पेन। एंड दैट शुड बी रेडिएट टुवर्ड दी लेफ्ट साइड। लेकिन कभी कभार चेस्ट पेन के साथ लोग आते हैं और जब आप वर्कअप करते हैं तो वो एमआई नहीं होती। तो मतलब ये है कि कुछ कंडीशन ऐसी है कि उसमें भी चेस्ट पेन होता है बट वो एमआई नहीं होती। तो जब चेस्ट पेन का नाम हमें सुन के, तो हमें सिर्फ एमआई को नहीं सोचना, और चीज़ें भी हो सकती है। तो लेकिन डीडीज क्या है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है। ठीक है जी। अभी हम डिस्कस करेंगे कि अगर एक पेशेंट है वो एमआई नहीं है, मिसाल के तौर पे डीडीज ऑफ चेस्ट पेन, कि चेस्ट पेन के साथ जो बंद आता है तो हमारी जो डीडीज है वो कौन कौन से होने चाहिए। ठीक है जी। एक उसको हम रूल आउट करेंगे। चलिए जी, आप लोग मुझे आंसर करें, अगर चेस्ट पेन के अंदर कोई बंद आता है तो उसकी डीडीज में इंजाइना हो सकती है कि नहीं? वेरी गुड, इंजाइना हो सकती है। इंजाइना में भी ब्लड सप्लाई मायोकार्डियम को क्या होती है? कम होती है। फिर बाद में जब हम देखते हैं सिर्फ उसमें जो कार्डियक मार्कर है वो रेजो नहीं होती। ठीक है जी। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखे मायोकार्डियल इन्फॉक्शन हो सकती है कि नहीं? एमआई भी हो सकती है। लेकिन इंजाइना और एमआई में मैंने फ़र्क आप लोगों को बताया था कि इसमें कार्डियक मार्कर रेज नहीं होते और एमआई के अंदर कार्डियक मार्कर रेज्ड होते हैं। ठीक है जी। फिर इसके बाद थर्ड नंबर पे लेके गर्ड, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। उसके अंदर भी जो पेन है वो हमारे पास जनाब एपिगैस्ट्रिक एरिया या स्टर्नल एरिया पे होता है। ठीक है जी। तो गर्ड से मुराद क्या है? गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। कभी कभार क्या होता है, अगर एक पेशेंट है वो हाइपरटेंसिव है, क्या है? हाइपरटेंसिव, उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है और उसको सीवियर चेस्ट पेन हो जाए और वो पेन भी रेडिएट करता हो बैक साइड की तरफ, दैट विल बी आयोटिक डायसेक्शन। उसका नाम क्या है? आयोटिक डायसेक्शन। ये हम डिस्कस करेंगे कि आयोटिक डायसेक्शन से मुराद क्या है। लेकिन आयोटिक डायसेक्शन ये आयोटा का मसला है बट ये मायोकार्डियम का इशू नहीं है, उसमें भी सीवियर चेस्ट पेन होता है। अब एमआई के अंदर हाइपरटेंशन इज वन ऑफ द रिस्क फैक्टर, और जो आयोटिक डायसेक्शन है उसके अंदर भी स्ट्रॉन्गर रिस्क फैक्टर क्या है? हाइपरटेंशन है। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कि मे भी इस कंडीशन के अंदर पेशेंट को कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है? आयोटिक डायसेक्शन। आयोटिक डायसेक्शन आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि इसके अंदर आप लोगों ने कौन कौन सी चीज़ें याद रखनी है। ठीक है जी। आयोटिक डायसेक्शन इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। कभी कभार एक मरीज आता है, उसको शार्प चेस्ट पेन होती है, उसका जब हम वर्कअप करते हैं तो उसके अंदर हार्ट में सेल नेक्रोसिस का इशू नहीं है। मायोकार्डियल इन्फॉक्शन के अंदर शर्त यह है
कि वहाँ पे सेल की क्या हो जाए, नेक्रोसिस। लेकिन कभी कभार चेस्ट पेन होती है, जब हम ईसीजी करते हैं, अदर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो सिर्फ हार्ट का जो बाहर वाला लेयर होता है उसकी इन्फ्लेमेशन होती है, तो लेके पेरिकार्डाइटिस क्या हो सकता है, पेरिकार्डाइटिस। व्हाट इज द आउटर लेयर ऑफ द हार्ट, पेरिकार्डियम, और पेरिकार्डियम की इन्फ्लेमेशन को क्या कहेंगे, पेरिकार्डाइटिस। ठीक है जी। इवन मायोकार्डाइटिस भी हो सकता है। तो इसका मतलब यह है कि दीज आर द पॉइंट्स यू पीपल मस्ट नो इज अ डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ द चेस्ट पेन। ठीक है जी। तो चेस्ट पेन, एवरी चेस्ट पेन is not all the time myocardial infarction, it may be other thing as well। ठीक है जी। so that is called differential diagnosis। लेकिन अगर आप एमआई सस्पेक्ट करते हैं कि मे भी मरीज को क्या है, एमआई है, तो लेकर डायग्नोसिस कैसे करेंगे। ठीक है जी। अभी हम डिस्कस करेंगे हाउ वी कैन डायग्नोज द कंडीशन। अभी एनआरई स्टेप 1 के अंदर जो एमसीक्यूज आते हैं उसी के ऊपर आप लोग को बात बताऊंगा, और प्लीज़ वो आप लोगों ने नोट करने हैं। ठीक है। आप लोगों को कल मैंने क्या बोला था, द फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन इन एनी चेस्ट पेन विद इन 6 आवर दैट इज ईसीजी। हम क्या करेंगे, ईसीजी। वेरी गुड। देखिए आप लोग माशाल्लाह डेली क्लास में आते हैं, तो अभी आप लोग को चीज़ें आसान होती जाएगी। ठीक है जी। सो द फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन इन एनी चेस्ट पेन विद इन 6 आवर वी शुड गो फॉर ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम करते हैं। ठीक है जी। अब जो ईसीजी है, अगर एमआई है और उसके अंदर ज़्यादा एरिया ऑफ द मायोकार्डियम इन्वॉल्व है, तो उसके अंदर हमें एसटी सेगमेंट एलिवेशन नजर आएगी। क्या नजर आएगी, एसटी सेगमेंट एलिवेशन। तो आप लोग यहाँ पे लेके, अब ये जो हम एमआई डिस्कस करने जा रहे हैं ये एसटी में है, दैट इज एसटी सेगमेंट एलिवेशन। ठीक है जी। आप लोग को मैंने यहाँ पे ईसीजी कल ये भी बताई थी कि फॉर एग्जांपल दिस इज विच वेव, पी वेव। वेरी गुड। इसके बाद पी आर इंटरवल होता है, दिस कॉल्ड क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। अब आर से लेके ये जो एस है, एस जहाँ पे ख़त्म होता है और यहाँ पे ये क्या स्टार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड टी वेव। तो नॉर्मली ईसीजी के अंदर ये जो एस से लेके टी तक फासला है, ये तो इस तरह होना चाहिए ना, इसको हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रिक लाइन। लेकिन अगर एमआई है और उसमें ज़्यादा एरिया इन्वॉल्व है, तो इसमें एस टी सेगमेंट क्या हो जाती है, एलिवेट हो जाती है। सो दिस एस टी सेगमेंट एलिवेशन इन द पेशेंट who has raised cardiac marker that is a diagnostic of myocardial infarction। ठीक है जी। तो ECG के अंदर जहां पे हम फोकस करते हैं फॉर MI that will be ST सेगमेंट, वो क्या होना चाहिए, ST सेगमेंट होना चाहिए। अब आते हैं ST सेगमेंट को देखकर हमने लीड्स में देखना है कि ECG के अंदर किस लीड्स के अंदर मसला आ रहा है। ठीक है जी। तो लेके लीड्स ऑफ ECG विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। हम जब ECG कंडक्ट कराते हैं तो हम कुछ लीड्स लिम्स में लगाते हैं और कुछ लीड्स हम चेस्ट में लगाते हैं, ऐसा है कि नहीं। तो हम लीड्स को देखते हैं। ठीक है जी। मैं आप लोगों को यहाँ पे 2-3 बातें सिर्फ बताने लगा नॉर्मली, क्योंकि आप लोग एनआरई स्टेप 1 की तैयारी कर रहे हैं, तो ये चीज़ समझना, एक तो एनआरई 1 के अंदर एमसीक्यूज में आसानी होगी और एनआरई स्टेप 2 की तैयारी भी आप लोग के साथ साथ होती जाएगी। देखिए हमारे पास जो कुछ लीड्स होते हैं लाइक V1, V2, V3, V4, V5 एंड V6, ये लीड्स के ऊपर लिखा होता है कि V1 है, ये V2 है। ठीक है जी। ये जो V1 से लेके V6 तक लीड्स होते हैं, ये हम ECG करते वक्त ये छाती पे लगाते हैं, इनको हम चेस्ट लीड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, चेस्ट लीड्स कहते हैं। फिर हमारे पास एक लीड है जिसका नाम है AVR। कौन सा, AVR, AVL एंड AVF। एक क्या होता है, AVF। इनको मतलब यह है, ये 3 लीड्स अलग होते हैं, और एक होता है लीड 1, लीड 2 एंड लीड नंबर 3। अब ये आप लोगों ने सिर्फ नाम याद रखने हैं, दिस इज कॉल्ड 12 लीड्स ECG। समझ रहे कि नहीं। पहले अगर आप लोग देखें यहाँ पे शाबाश, इसके अंदर कितने लीड्स होते हैं, V1 से लेके V6, ये 6 लीड्स हो गए। फिर इसके बाद कितने लीड्स है, 3, AVR, AVL एंड AVF। तो 6 + 3 = 9, और फिर इसके बाद नीचे 3 है, सो दैट इज कॉल्ड 12 लीड ECG। ये कितने लीड ECG है, 12 लीड्स ECG। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि आप लोगों को जितना रिक्वायरमेंट चाहिए या जितना आप लोगों को एग्जाम के लिए चाहिए उसी के ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है जी। तो जब हम 12 लीड ECG देखते हैं, मैं आप लोगों को एक पिक्चर प्ले करूंगा क्लास के बाद। ठीक है। तो उसमें हम लीड्स को देखते हैं कि व्हाट आर द चेंजेस इन दीज लीड्स। ठीक है जी। अब मिसाल के तौर पे हमारे पास, और से सुने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, क्योंकि यहाँ से हमने MCQs निकालने हैं, और MCQs जो है यहाँ से 1 या 2 MCQs आप लोग को डेफिनेट आएंगे। ठीक है जी। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप लोग एक टेबल ड्रा करें, टेबल आप लोगों ने ड्रा करना है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे लेके टाइप ऑफ MI, ठीक है, यहाँ पे लेके इस तरह टाइप ऑफ MI, फिर इस तरह आप लोगों ने एक लाइन ड्रा करनी है, और यहाँ पे लेके लीड्स चेंजेस विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, दैट इज कॉल्ड लीड्स चेंजेस। और इसके साथ देखिए आर्टरी अक्लूडेंस। इसका मतलब ये है कि आर्टरी इन्वॉल्व। आप लोगों ने ये तो एक्सेप्ट करना है
कि अगर एम आई है तो उसमें ब्लड सप्लाई टू द मायोकार्डियम क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो किसी आर्टरी के अंदर अक्लूजन होगी जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब अगर एग्जाम के अंदर अब एनआरई स्टेप 1 में आप लोगों को तो वो ईसीजी नहीं देंगे, ये एनआरई स्टेप 2 में होता है। और अभी रिसेंटली मैंने एनआरई स्टेप 2 को सेशन लगाया है, तकरीबन उनको मैंने 80 से ज़्यादा ईसीजीज पढ़ाए हैं कि मतलब रियल ईसीजी कैसे प्रिडिक्ट करते हैं। बट आप लोगों को एग्जाम में आएगा कि एक पेशेंट है, उसको चेस्ट पेन है एंड दैट पेन इज रेडिएटिंग टुवर्ड द लेफ्ट साइड, और जब आपने इमरजेंसी में उसकी ईसीजी की तो उसको एसटी सेगमेंट एलिवेशन है, क्या है, एसटी सेगमेंट। लेकिन जो एसटी सेगमेंट एलिवेशन है वो इस नंबर लीड के अंदर है, दैट इज लीड नंबर 2, और फिर वो इसके अंदर है लीड नंबर 3 और लीड नंबर एवीएफ। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको ईसीजी पढ़ते वक्त एसटी सेगमेंट एलिवेशन किस में दिखे, लीड नंबर 2, लीड नंबर 3 और लीड नंबर एवीएफ, इन तीनों में से किसी भी दो लीड्स के अंदर अगर एसटी सेगमेंट एलिवेशन आ जाए दैट इज कॉल्ड इंफीरियर वाल एमआई। इसका नाम क्या है, इंफीरियर वाल एमआई। ठीक है जी, तो ये पॉइंट आप लोग को पता होना चाहिए कि पहले कि हमें कौन सी एमआई जो है ना किस कंडीशन में है, दैट इज कॉल्ड इंफीरियर वाल एमआई, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो इंफीरियर वाल एमआई के लिए हमें कौन से लीड देखने हैं, दैट इज कॉल्ड 2, 3 AVF। ठीक है जी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। अब मिसाल के तौर पे आप ईसीजी पढ़ते हैं एंड यू हैव सीन चेंजेस इन दी V5, किसके अंदर, V5 और V6, और इसके साथ साथ किस में आपको चेंजेस नजर आ गई, AVL। इसका मतलब ये है कि अगर हम ईसीजी पढ़ते हैं और उस ईसीजी के अंदर बताए चेंजेस इन द V5 फिर V6 और AVL के अंदर आ जाए, इन तीनों में से अगर किसी भी दो लीड्स के अंदर एसटी सेगमेंट क्या आ जाए, एलिवेशन, तो लेकिन लेटरल वाल एमआई, ये कौन सा है, लेटरल वाल एमआई है। इसका मतलब ये है कि दिस इज कॉल्ड लेटरल वाल एमआई, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, दैट इज कॉल्ड लेटरल वाल एमआई। तो लेटरल वाल एमआई के अंदर V5, V6 एंड AVL होता है। ये वो पॉइंट्स है जिसको आप लोगों ने सीखना है, और एग्जामिनर आप लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछते रहते हैं कि आप लोगों को वो बताएंगे कि चेस्ट पेन जो रेडिएट लेफ्ट साइड पे कर रहा था, पेशेंट को स्वेटिंग थी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, एंड यू डिड ECG इन द फर्स्ट 6 आवर एंड यू सी सम ST सेगमेंट एलिवेशन इन लीड V5 एंड AVL। ठीक है जी, सो व्हाट यू सस्पेक्ट इन द पेशेंट, लेटरल वाल एमआई। ठीक है जी, इन तीनों में से किसी दो में भी आ जाए तो वो लेटरल वाल एमआई है, इन तीनों में से किसी दो में भी आ जाए तो वो इंफीरियर वाल एमआई है। लेकिन हम फिर क्या करेंगे, आगे जो डायग्नोस करेंगे या जो कंफर्म करेंगे तो हम कार्डियक मार्कर टेस्ट करेंगे, क्या करेंगे, कार्डियक मार्कर टेस्ट करेंगे। अगर हमें लीड नंबर इधर देखिए, इसमें ये कौन सा लीड है, V1, V2, V3 एंड V4। इसका मतलब ये है कि V1 से लेके कहाँ तक, V4 तक, ये कितने लीड्स हो गए, 4। इन 4 में से किसी दो में भी ST सेगमेंट एलिवेशन नजर आए, इसको हम एंटीरियर वाल एमआई कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एंटीरियर वाल एमआई। ठीक है जी, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, एंटीरियर वाल एमआई। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा कि एंटीरियर वाल क्या है, एंटीरोसेप्टल क्या है, लेकिन इतना याद रखें कि सिंपल अगर आप लोगों से एनआरई 1 में वो पूछेंगे तो इस तरह की लीड्स आएंगे और आप लोगों से टाइप ऑफ एमआई पूछेंगे। ठीक है जी, अब यहाँ पे एक पॉइंट आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि अगर एक पेशेंट है, और से सुने, एक पेशेंट है उसको कौन सी वाल एमआई है, इंफीरियर, तो हमें किन लीड्स को देखना है, 2, 3 एंड AVF। तो इस पेशेंट के अंदर मोस्ट लाइकली जो आर्टरी ब्लॉक होती है, लेकिन राइट कोरोनरी आर्टरी, कौन सी आर्टरी, राइट कोरोनरी आर्टरी। ठीक है जी, एक्चुअली जो कोरोनरी आर्टरी है वो ब्लड सप्लाई करती है हार्ट को, और जो कोरोनरी आर्टरी है वो दो होती है, राइट कोरोनरी एंड लेफ्ट कोरोनरी। जो राइट कोरोनरी आर्टरी है दे ब्लॉक इन दी इंफीरियर वाल एमआई। ठीक है जी, अब मोस्ट इंपोर्टेंट जो स्टार क्वेश्चन है फॉर एनआरई स्टेप 1 जो बार बार एग्जाम के अंदर आता है वो ये वाला एंटीरियर वाल एमआई है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है और ये बार बार आता है। तो इसके दौरान अगर वो पूछे कि विच आर्टरी इज ब्लॉक, तो इसमें लिखे लेफ्ट एंटीरियर, कौन सी, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ठीक है जी, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ठीक है जी, अब आप लोग मुझे यहाँ पे बताए, शाबाश, मैं यहाँ पे एक बात लिखने जा रहा हूँ, शाबाश, इसको आप लोगों ने मुझे क्लियर कराना है। L stand for anyone, L stand for left, A for anterior, D for descending और A for artery, इसको लाडा कहते हैं। ठीक है जी, ये जो लाडा है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, when it is blocked the patient will develop anterior wall MI and this LADA is a branch of left coronary artery। ये किसकी ब्रांच है, लेफ्ट कोरोनरी।
तो हार्ट को जो ब्लड मिलती है वो दो आर्टरी से मिलती है, लेफ्ट कोरोनरी एंड राइट कोरोनरी। तो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी के एक ब्रांच को हम लाडा कहते हैं, एंड दैट इज मोस्ट लाइकली ब्लॉक इफ देयर इज एंटीरियर वॉल एमाई। ठीक है जी। फिर दूसरी बात यह है कि हार्ट के अंदर कितने चैम्बर्स हैं, 4 है। उन चारों में से सबसे जो पावरफुल मस्कुलर चैम्बर है वो लेफ्ट वेंट्रिकल है। क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल। एंड दिस आर्टरी मेजॉरिटी सप्लाई लेफ्ट वेंट्रिकल। तो अगर ये खराब हो जाए तो हार्ट की पंपिंग ज़्यादा मुतासर होगी कि नहीं, और तकरीबन जितने भी एमआईज है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 50% से भी ज़्यादा चांस अगर किसी आर्टरी में हो सकती है ब्लॉकेज की, तो कौन सी है? लाडा है। सो मोस्ट कॉमनली आर्टरी टू ब्लॉक इन एमआई दैट इज लाडा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो आर्टरी एमआई के अंदर कॉमन है, इससे ज़्यादा हार्ट मुतासर होगा तो उसके एग्जाम में आने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। ठीक है जी, वेरी इंपॉर्टेंट वन। और यहाँ पे देखें, अगर आप लोगों से कोई ये पूछे कि वो कौन सी आर्टरी है, अगर वो ब्लॉक हो जाए तो फिर लेटरल वॉल एमआई होती है लेफ्ट सरकमफ्लेक्स आर्टरी। उसका नाम क्या है? दैट इज कॉल्ड लेफ्ट सरकमफ्लेक्स आर्टरी। तो लेफ्ट सरकमफ्लेक्स आर्टरी, इसको हम LCX भी कहते हैं, लेफ्ट सरकमफ्लेक्स आर्टरी। ये अगर ब्लॉक हो जाए तो फिर लेटरल वॉल एमआई होता है। तो अगर आप लोगों ने इतनी भी चीज़ें याद की है, दैट इज मोर देन इनफ टू अंडरस्टैंड, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, क्योंकि ये वो आर्टरीज है जो आप लोगों ने याद रखनी है, एंड दे आर कॉमनली आस्क्ड इन द एग्जाम्स एज वेल। ठीक है जी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन। याद रहेगा कि नहीं? इस टेबल से NRE स्टेप 1 में 1 या 2 MCQs प्रॉपर आते हैं, श्योर आते हैं। तो आज आप लोगों ने घर जाकर सोचना है, डिपेंडिंग अपॉन ST सेगमेंट एलिवेशन इन डिफरेंट लीड वी क्लासीफाई द MI इनटू व्हाट? आंसर इज 3 टाइप्स। फिर इन 3 टाइप्स में से हमें कैसे पता चलेगा कि ये इंफीरियर वाल MI है कि इंटीरियर है? डिपेंड करेगा ST सेगमेंट चेंजेस इन द लीड्स। ठीक है जी। और फिर इसी को देखकर हम ये बताएंगे कि विच आर्टरी इज गोइंग टू ब्लॉक। ठीक है जी। कभी कभार एक पेशेंट आता है, और से सुने, उसका जब आप लीड नंबर V3 देखते हैं, क्या देते हैं? V3, V2 और V4, तो उसमें ST सेगमेंट क्या है? एलिवेशन है। कौन कौन से लीड में? V2, V3 एंड V4। तो V2, V3, V4 किस में आता है? एंटीरियर वाले माई में, क्योंकि V2, V3, V4 तो इसमें आता है। और फिर उसी मरीज के अंदर उसी टाइम पे जब आप ECG देखते हैं तो उसके अंदर लीड नंबर 2 और AVF में भी ST सेगमेंट क्या होता है? एलिवेशन। अब ये ऐसा मरीज है जिसको सीवियर MI है। क्या है? सीवियर MI है। तो उसका एक आर्टरी ब्लॉक है कि 2 ब्लॉक है? 2 ब्लॉक है। तो उसको एंटीरियर वाल MI भी है और इंफीरियर भी है, तो उसको हम एंटीरो इंफीरियर वाल MI पर कहते हैं। समझ रहे कि नहीं? कभी कभार अब और से सुने, लीड नंबर V1 और लीड नंबर V2, इसमें अगर प्रॉब्लम आ जाए तो कौन सी वाले MI है? एंटीरियर वाले MI। और अगर V5 और AVL में आ जाए तो वो लेटरल है, तो उसको हम एंटीरो लेटरल वाले MI पर कह सकते हैं। ठीक है जी। तो कहने का मतलब ये अलोन, अकेले भी आ सकते हैं और ये मिलकर भी आ सकते हैं। ठीक है जी। डिपेंड करती है कि कितने लीड्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। अब जब मरीज को MI है तो मसल जो है हार्ट के अंदर, उसमें सेल की डेथ हो चुकी है कि नहीं? और जब सेल की डेथ हो चुकी है तो वहां से कार्डियक मार्कर निकलेंगे कि नहीं? तो लेके कार्डियक एंजाइम्स टेस्ट। एक क्या करेंगे? एक तो आप लोगों ने ECG करनी है ना, ECG करने के बाद हमने अब कौन सा टेस्ट करना है? कार्डियक मार्कर टेस्ट करना है। तो यहाँ पे हेडिंग दे दे कि व्हाट इज दी कार्डियक मार्कर टेस्ट। ठीक है जी, कार्डियक मार्कर टेस्ट, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। कार्डियक मार्कर्स को हम कार्डियक एंजाइम्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डियक एंजाइम्स। ठीक है जी। तो कार्डियक एंजाइम्स और कार्डियक मार्कर, दे आर बोथ सेम। ठीक है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। इसमें बस सिर्फ 2-2, 3-3 पॉइंट्स है जो आप लोगों ने सीखनी है। सबसे पहले देखिए, फॉर एग्जांपल इसमें जो कार्डियक मार्कर है, एक इसके अंदर हम मायोग्लोबिन चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? मायोग्लोबिन। फिर इसके बाद देखिए ट्रोपोनिन आई, क्या चेक करेंगे? ट्रोपोनिन आई, नाम सुना है कि नहीं? हम ट्रोपोनिन आई चेक करेंगे। द थर्ड वन इज कॉल्ड ट्रोपोनिन टी, क्या चेक करेंगे? ट्रोपोनिन टी। फिर इसके बाद देखिए CKMB, क्या चेक करेंगे? CKMB। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज कॉल्ड LDH, क्या चेक करेंगे? LDH। LDH स्टैंड फॉर लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है जी। तो ये हमने चीज़ें चेक करनी है, स्पेशली when we are going to discuss this cardiac markers। ठीक है जी, which is very very important one। अब ये जो कार्डियक मार्कर है इसको हम कार्डियक एंजाइम्स भी कहते हैं। अगर MI हो जाए, और से सुने, अगर MI हो जाए, मिसाल के तौर पे अभी रिसेंटली किसी पेशेंट को MI हो जाए तो सबसे पहला मार्कर जो ब्लड में निकलता है वो मायोग्लोबिन है। सो दैट इज फर्स्ट टू राइज। तो ब्लड के अंदर द फर्स्ट मार्कर विच इज राइज, दैट इज कॉल्ड ऑफ मायोग्लोबिन। वो क्या है? मायोग्लोबिन है।
लेकिन एक पॉइंट आप लोगों को मैं ये बता दूं, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट टू राइज। वो क्या है? फर्स्ट टू राइज। इसका मतलब ये है कि ये सबसे पहले आता है, ठीक है जी। और सबसे आखिर में जो आता है वो LDH है। वो क्या है? LDH। इसका मतलब ले है लेट टू राइज। सबसे आखिर में ब्लड के अंदर जो राइज होता है दैट इज कॉल्ड LDH। देखिए LDH का पहला वर्ड क्या है? L है। L फॉर एल, लेट टू राइज, ये लास्ट में होता है, ठीक है जी। नंबर 1। अब एक मरीज आता है, अब उसका ब्लड टेस्ट करते हैं और उसके अंदर किस चीज़ का लेवल ज़्यादा है? मायोग्लोबिन। लेकिन मरीज को छाती का दर्द नहीं है। वो कहते हैं कि यार मेरा तो जो पाँव है, अब वो इंजरी हुआ है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में। तो मायोग्लोबिन का ब्लड में बढ़ना डजंट मीन कि मरीज को हर टाइम पे MI है, क्योंकि मायोग्लोबिन वो प्रोटीन है जो मसल में भी होता है। कहाँ पे? मसल। तो मायोग्लोबिन का बढ़ना ये MI के लिए स्पेसिफिक है कि नॉन स्पेसिफिक? नॉन स्पेसिफिक, क्योंकि मायोग्लोबिन हार्ट के अलावा और कंडीशन में भी बढ़ सकता है। तो मायोग्लोबिन अगरचे फर्स्ट टू राइज इन द ब्लड इन MI, बट दैट इज वेरी वेरी नॉन स्पेसिफिक। ये क्या है? नॉन स्पेसिफिक है। लेकिन अगर एक पेशेंट है, उसके ब्लड में किस चीज़ का लेवल ज़्यादा है? ट्रोपोनिन I, देन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज स्पेसिफिक फॉर MI। ये क्या है? स्पेसिफिक है। तो NRE स्टेप 1 के अंदर एक क्वेश्चन ये भी आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्पेसिफिक मार्कर फॉर MI, दैट इज कॉल्ड ट्रोपोनिन I। वो क्या है? ट्रोपोनिन I है, ठीक है जी। फिर इसके बाद हम ये देखते हैं ट्रोपोनिन T। इसको हम सेंसिटिव मार्कर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंसिटिव मार्कर। तो आप लोगों से वहाँ पे 2 सवाल करेंगे। सेंसिटिव मार्कर फॉर MI वो ट्रोपोनिन T है, स्पेसिफिक फॉर MI वो ट्रोपोनिन I होता है, ठीक है जी। विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन। और ऐसा मार्कर, हाँ जी, जिसके ज़रिए हम ये भी देख सकते हैं कि भाई जो प्रॉब्लम है या MI है या जो हार्ट अटैक है वो दोबारा तो नहीं हुआ है। इसको री इन्फॉक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? री इन्फॉक्शन। तो री इन्फॉक्शन को चेक करने के लिए जो मार्कर करते हैं वो CKMB है, ठीक है जी। तो यहाँ पे लिखे फॉर री इन्फॉक्शन। ये हम किसके लिए करते हैं? फॉर री इन्फॉक्शन, दैट इज कॉल्ड CKMB। अब देखिए मैं थोड़ा सा इसमें मुझे क्या समझ आया, शाबाश। अब आप लोगों ने मुझे जल्दी बताना है कि इसके अंदर आप लोगों से कुछ सवालात करूंगा। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्डियक एंजाइम फर्स्ट रेज इन द ब्लड आफ्टर MI, दैट इज कॉल्ड myoglobin, but specific or non-specific? Non-specific. If the question come, which marker for the MI is more specific in the blood, that is troponin I। और अगर सेंसिटिव की बात आ जाए, ट्रोपोनिन T है। So for us, troponin I and T, they make a very very good importance for the diagnosis of MI। और सबसे लास्ट में जो आता है वो LDH है, वो भी नॉन स्पेसिफिक है। क्या है? नॉन स्पेसिफिक है। और वो मार्कर जो हम री इन्फॉक्शन को देखने के लिए देखते हैं उसका नाम CKMB होता है, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें, ये जो CKMB है दैट इज अगेन क्रिएटिनिन काइनेज मायोग्लोबिन, ठीक है जी। लेकिन CK जो MB है, अब देखिए एक होता है CKMM। कौन सा? CKMM, वो मसल से आता है। कहाँ से? मसल से। एक होता है CKBB। CK जो BB है वो ब्रेन से आता है। कहाँ से? ब्रेन से। और एक होता है CKMB, वो हार्ट मसल से आता है। सो द कार्डियक मार्कर फॉर MI इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट and frequently asked in the exams, ठीक है जी। So you people must know which marker initially rises, which marker late rises, and which marker is specific, which marker is sensitive। मैं जब MBBS में पढ़ रहा था तो इसका मैंने खुद एक ये निकाला था। देखिए एग्जाम के अंदर या तो MCQs यहाँ से आता है कि स्पेसिफिक कौन सा है, या वो MCQs ये पूछता है कि सेंसिटिव कौन सा है, ठीक है जी। तो इसमें लोग ज़्यादा गलत होते हैं कि स्पेसिफिक ट्रोपोनिन I है कि T है। अब इधर फोकस करें, यहाँ पे स्पेसिफिक का वर्ड लेके स्पेसिफिक, इस स्पेसिफिक के अंदर ये वाले एक I है और एक I यहाँ पे है, 2 I है कि नहीं? लेकिन अगर हम देखें इस सेंसिटिव में भी कितने I है? 2। लेकिन इस स्पेसिफिक में कहीं पे T नजर आ रहा है? नो। लेकिन यहाँ पे 2 I के साथ क्या है? T। तो जिसमें T है वो ट्रोपोनिन T है। इसका मतलब यह है स्पेसिफिक के वर्ड के अंदर T नहीं है, उसमें सिर्फ क्या है? I है, तो वो ट्रोपोनिन I होता है, ठीक है जी। सो दैट इज हाउ यू पीपल मस्ट नो। अगर आप लोग 3-4 महीने के बाद एग्जाम देंगे तो फिर बंदा भूल जाता है। ये छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं जो आप लोगों ने याद करने हैं, ठीक है जी। अब आते हैं आप लोग के ख्याल में इस सब चीज़ों को देखते हुए हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट एंजाइम है वो ट्रोपोनिन I है। क्या है? ट्रोपोनिन I है, क्योंकि वो MI के लिए क्या है? स्पेसिफिक है। क्या है? स्पेसिफिक है। अब सवाल ये है यहाँ पे लेके टाइमिंग ऑफ ट्रोपोनिन I, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। टाइमिंग ऑफ ट्रोपोनिन I। अभी हम डिस्कस करते हैं कि जो ट्रोपोनिन I है इसकी टाइमिंग क्या होती है, ठीक है जी। ट्रोपोनिन I के अंदर जो टाइमिंग हम डिस्कस करेंगे दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन।
ट्रोपोनिन आई का जो टाइम है वो थोड़ा सा आप लोगों को बताता चलूँ कि इसकी जो टाइमिंग है वो क्या है। नंबर 1 यहाँ पे लेके हैं फॉर एग्जांपल राइजेस, यहाँ पे लेके राइजेस, यहाँ पे लेके पीक, यहाँ पे लेके पीक और यहाँ पे लेके रिटर्न टू नॉर्मल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिटर्न टू नॉर्मल। अगर आप लोग यूएसएमएलई स्टेप 1 फर्स्ट एड बुक भी देखेंगे इसके अंदर इसी तरह लिखा है, ठीक है जी। जो ट्रोपोनिन आई है ये एमआई के बाद, मायोकार्डियल इंफार्क्शन के बाद तकरीबन 3 से 4 घंटे में बढ़ना शुरू हो जाता है। मिसाल के तौर पे किसी को एमआई हो जाए तो उसके 3 से 4 घंटे बाद जो है ब्लड के अंदर कौन सी चीज़ आना शुरू हो जाती है, ट्रोपोनिन आई। तो ट्रोपोनिन आई राइजेस इन द ब्लड इन एमआई आफ्टर 3 to 4 आवर। लेकिन जितना वो आएगा तो उसका लेवल ब्लड में क्या होगा, ज़्यादा होगा कि कम, इंक्रीज होगा, ज़्यादा होता जाएगा ना। वो ब्लड के अंदर आता रहेगा तो उसका लेवल क्या होगा, इंक्रीज। एक वक्त आएगा कि वो किस पे पहुंच जाएगा, पीक पे। तो लेकर 24 आवर के अंदर ये पीक पे पहुंच जाता है। इसका मतलब ये है कि 3 से 4 घंटे में ये ब्लड में आना शुरू करेगा और जब 24 घंटे हो जाए तो इसका जो लेवल है वो ब्लड के अंदर किस पे होगा, ये पीक पे हो जाता है, ठीक है जी। और आखिरकार ये 24 आवर में पीक पे होगा और फिर ब्लड में रहेगा और ये ब्लड में रहते हुए तकरीबन कितना टाइम लगाएगा, 7 to 10 डेज। कितना, 7 to 10 डेज। इसका मतलब ये है कि हार्ट अटैक के बाद 7 से 10 दिन तक भी ट्रोपोनिन आई ब्लड में रहता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखें ये वाहिद मार्कर है जो ब्लड के अंदर ज़्यादा देर तक रह सकता है, इसलिए ये स्पेसिफिक मार्कर है। ये क्या है, स्पेसिफिक मार्कर होता है, ठीक है जी। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो जो सीक है ये हमारे पास ट्रोपोनिन आई है, इसके बारे में आप लोग को बताया है। और जो ट्रोपोनिन जिस तरह सी के एम बी है वो भी 4 घंटे में बढ़ना शुरू हो जाता है, बट विद इन 24 to 48 आवर में नॉर्मल पे आ जाता है, ठीक है जी। लेकिन जो ट्रोपोनिन आई है इट टेक लॉन्गर इन द ब्लड, ये ज़्यादा टाइम लगाता है और ये ज़्यादा स्टे करता है। दैट इज़ वाई मोर स्पेसिफिक फॉर द मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ठीक है जी। सो दैट इज़ व्हाट ऑल अबाउट द बेस्ट इन्वेस्टिगेशन फॉर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। अब इसके बाद लेके ट्रीटमेंट क्या करेंगे। हमने मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की जो इन्वेस्टिगेशन है इसके अंदर एक हमने ईसीजी करनी है। ईसीजी से हमें टाइप ऑफ एमआई का पता चलता है और इसके बाद हमने कार्डियक मार्कर देखने हैं कि वो रेस है कि नहीं, क्योंकि कार्डियक मार्कर के बगैर हम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को ट्रीट हो या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को डायग्नोजो नहीं कर सकते, ठीक है जी। अब लेके व्हाट इज द ट्रीटमेंट। अभी हम डिस्कस करेंगे कि अगर एक पेशेंट है आपके पास मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में आता है, व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट ऑप्शन, ठीक है जी। सबसे पहले एमआई के अंदर जो हम इनिशियल डोज स्टार्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड एस्पिरिन। क्या स्टार्ट करेंगे, एस्पिरिन। ये ब्लड थिनर है, ठीक है जी। प्लस इसके साथ हम ऐड करते हैं दैट इज कॉल्ड प्रासोग्रिल, ठीक है जी, प्रासोग्रिल। ये जो प्रासोग्रिल है ये एंटी प्लेटलेट है। ये क्या है, एंटी प्लेटलेट। ये क्लॉट फॉर्मेशन को प्रिवेंट करेगी। ये मिसाल के तौर पे क्लॉट फॉर्मेशन को प्रिवेंट करेगी, ठीक है जी। ये आप लोगों ने नाम सुना होगा क्लोपिडोग्रिल। कौन सी, क्लोपिडोग्रिल। क्लोपिडोग्रिल से सुपीरियर एजेंट ये प्रासोग्रिल है, ठीक है जी। सो एस्पिरिन और प्रासोग्रिल दीज बोथ आर कॉल्ड लोडिंग डोज फॉर एमआई। इसका मतलब ये है कि ये दोनों इकट्ठे हम देते हैं एंड दे आर कॉल्ड लोडिंग डोज फॉर एमआई। कि इनिशियली जब हम एमआई को ट्रीट करते हैं तो हमें क्या स्टार्ट करना है, दैट इज एस्पिरिन एंड प्रासोग्रिल। अब गौर से सुने, अगर एक पेशेंट है उसको एमआई है बट डॉक्टर कहते हैं कि पेशेंट को अभी हमने एंजियोप्लास्टी करनी है। क्या करनी है, एंजियोप्लास्टी, या इसको हमने स्टंटिंग करनी है, स्टंट पास करना है। सो दोज पेशेंट इन एमआई हु आर गोइंग टू अंडरवेंट एंजियोप्लास्टी और स्टंटिंग, तो फिर उस दो कंडीशन के अंदर वी शुड एड विद एस्पिरिन क्लोपिडोग्रिल। फिर क्या ऐड करेंगे, क्लोपिडोग्रिल। तो स्टंटिंग और एंजियोप्लास्टी में क्लोपिडोग्रिल हैज़ अ गुड रिजल्ट। लेकिन इसके अलावा अगर आम एमआई का पेशेंट है तो हम एस्पिरिन के साथ प्रासोग्रिल ऐड करते हैं। जो प्रासोग्रिल है अगेन इट इज़ वन ऑफ द एंटी प्लेटलेट, और ये भी क्या है, एस्पिरिन क्या है, एंटी प्लेटलेट है। आप लोगों ने एक नाम सुना है, गौर से सुने। मिसाल के तौर पे ब्लड के अंदर दिस इज द प्लेटलेट, दिस इज अगेन प्लेटलेट, अगेन दिस इज प्लेटलेट। क्योंकि ब्लड के अंदर हमारे पास तो लाखों प्लेटलेट है कि नहीं है। अभी जो प्लेटलेट है अगर ये हम इकट्ठा करें इसे, इन सब को इकट्ठा करें, इसको प्लेटलेट एग्रीगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लेटलेट एग्रीगेशन। और जहाँ पे प्लेटलेट की एग्रीगेशन होगी तो वहाँ पे क्लॉट बनेगी कि नहीं बनेगी, वहाँ पे थ्रोम्बस बनेगी, क्लॉट बनेगी। अब इस प्लेटलेट को एग्रीगेट करने में एक बंदा रोल प्ले करता है जिसका नाम है थ्रोम्बोक्सिन A2। उसका नाम क्या है, थ्रोम्बोक्सिन A2। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। इधर गौर से सुने, T फॉर थ्रोम्बो, एक्सिन A2, इसको TXA2 कहते हैं। मेडिसिन में
MBBS में thromboxane A2 must be clear to every student because it's very important one. Thromboxane is a substance which make thrombosis. ये क्या कराती है? Thrombosis. Thrombosis कैसे कराएगी? By aggregating the platelet. तो प्लेटलेट को मिलाना, प्लेटलेट जितने मिलेंगे उतना कोआगुलेशन के चांसेस ज़्यादा होगी, और प्लेटलेट को मिलाने के लिए क्या चाहिए? थ्रोम्बोक्सिन A2. अब सवाल ये है, ये जो थ्रोम्बोक्सिन A2 है, अगर आप इसको काम करने नहीं देंगे तो प्लेटलेट एग्रीगेशन होगी? नहीं होगी, फिर क्लाटो नहीं बनेगी। तो ऐसा ड्रग जो प्लेटलेट को आपस में ऐड ना होने दे बाय इनहिबिटिंग थ्रोम्बोक्सिन A2, दैट इज कॉल्ड एस्पिरिन, वो एस्पिरिन है। तो ये भी कभी कभार एग्जाम में आता है, हाउ एस्पिरिन वर्क, एस्पिरिन काम क्या करता है, एस्पिरिन काम कैसे करता है। तो याद रखना है एस्पिरिन, इधर देखें, एस्पिरिन इनहिबिट थ्रोम्बोक्सिन A2, और अगर ये काम नहीं करेगा तो प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं होगी। अब MI के अंदर मायोकार्डियम को ब्लड सप्लाई क्या है? कम है, तो कोई क्लाट बनेगी ना, तो हमने क्लाट को बढ़ाना है कि कम करना है? कम करना है बाय इनहिबिटिंग थ्रोम्बोक्सिन A2, उस पर्पस के लिए हम एस्पिरिन देते हैं। ठीक है जी। सो एस्पिरिन और प्रासोग्रिल, दीज आर द लोडिंग डोज फॉर द MI। इसके बाद देखिए एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स से मुराद ये है कि मरीज को छाती का दर्द है तो हमें स्ट्रॉन्गर पेन किलर देना है। ठीक है जी। द मेन पेन किलर विच इज स्ट्रॉन्गर यूज्ड इन MI, दैट इज कॉल्ड मॉर्फिन। हम क्या देंगे? मॉर्फिन देंगे। ठीक है जी, मॉर्फिन। लेकिन इस मॉर्फिन के साथ एक बात याद रखें कि जब भी हम मॉर्फिन लगाते हैं इसके साथ वोमिटिंग होती है। क्या होती है? वोमिटिंग। तो हम ऐसा ड्रग देंगे कि मॉर्फिन की वजह से किस को कंट्रोल करे? वोमिटिंग। तो दैट इज कॉल्ड मेटोक्लोप्रामाइड। कौन सा देंगे? मेटोक्लोप्रामाइड। ये जो मेटोक्लोप्रामाइड है इट इज एंटी इमेटिक। ये क्या है? एंटी इमेटिक। ये वोमिटिंग को कम करेगी। और जो मॉर्फिन है ये MI के अंदर इंट्रावीनस देते हैं, IV देते हैं। तो इंट्रावीनस मॉर्फिन देते हैं और इंट्रावीनस मेटोक्लोप्रामाइड भी दे सकते हैं। ठीक है जी। फिर इसके बाद नेक्स्ट ये है कि हम नाइट्रेट देंगे। इसके बाद जो बारी है दैट इज कॉल्ड नाइट्रेट्स। तो हम नाइट्रेट्स भी दे सकते हैं, इट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो नाइट्रेट्स के अंदर आप लोग को मैंने कल बताया था, ये ज़बान के नीचे जो गोली रखते हैं नाइट्रेट, ठीक है जी, इनको कहते हैं सबलिंगुअल। क्या कहते हैं? सबलिंगुअल। सो ग्लिसरल ट्राई नाइट्रेट GTN देते हैं, एंड दैट शुड बी गिवन एंड दैट शुड बी पुट अंडर द टंग, दिस रूट इज कॉल्ड सबलिंगुअल। ठीक है जी। ये सबलिंगुअल नाइट्रेट से हम स्टार्ट करते हैं। फिर इसके बाद नाइट्रेट अगर मिसाल के तौर पे बहुत ज़्यादा सीवियर MI है तो हम IV भी दे सकते हैं, लेकिन हम ये ओरल नहीं दे सकते। ओरल मीन कि ये ऐसा नहीं दे सकते कि गोली का है वो मैदे में जाए फिर इंटेस्टाइन से ब्लड में आए। क्यों? क्योंकि इसकी इफेक्ट जीरो हो जाती है। या तो हम टंग के नीचे रखेंगे ताकि ज़बान के नीचे जो कैपिलरीज है उसमें क्विकली एब्जॉर्ब हो जाए, और या हम ये IV देते हैं। बट मोस्ट प्रेफरेबल रूट कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के अंदर जो NGCET टैबलेट इस्तेमाल होती है दैट इज सबलिंगुअल। वो क्या होती है? सबलिंगुअल होती है। अब इसमें एक और पॉइंट आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ। अगर मिसाल के तौर पे हम ऑक्सीजन सेचुरेशन देखेंगे, क्या देखेंगे? ऑक्सीजन। अगर मिसाल के तौर पे सेचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन देखिए, इफ सेचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन लेस देन 95 है, कितने से कम है? 95 से कम है, या जो मरीज है सीवियरली उसको जनाब सांस तक नहीं आ रही, ब्रेथलेस है, देन एडमिनिस्ट्रेड ऑक्सीजन। हम फिर क्या करेंगे? ऑक्सीजन भी देंगे। ठीक है जी, दैट इज एडमिनिस्ट्रेड ऑक्सीजन। इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन देने के लिए ज़रूरी ये है कि ऑक्सीजन सेचुरेशन कम हो और पेशेंट को सांस तक नहीं आ रही, वो ब्रेथलेस हो। ठीक है जी। सो वी गिव दिस थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन। ठीक है जी। सो दैट इज़ व्हाट ऑल अबाउट दी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन एंड देयर ट्रीटमेंट। लेकिन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के अंदर अगर आप लोगों ने ट्रीटमेंट आखिर में नोट करनी है, याद रखनी है, तो हम इस तरह याद करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मोना। इसको क्या कहते हैं? मोना। ये जो मोना नमूनिक है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन। हाँ जी बताइए, मोना के अंदर M फॉर मॉर्फिन है, M फॉर मॉर्फिन है, बट ये आप लोग को पता है कि वेन एवर वी गिव मॉर्फिन वी विल ऐड मेटोक्लोप्रामाइड। क्या देंगे? मेटोक्लोप्रामाइड। फिर O स्टैंड फॉर ऑक्सीजन। ठीक है जी। हम ऑक्सीजन तब देते हैं जब ऑक्सीजन सेचुरेशन कम होती है या पेशेंट ब्रेथलेस होता है। ठीक है जी। फिर N फॉर नाइट्रेट्स। क्या देंगे? नाइट्रेट्स। ये हम सब लिंगुअल देते हैं तो हम नाइट्रेट से स्टार्ट करते हैं। और A फॉर एस्पिरिन है। क्या है? एस्पिरिन। लेकिन एस्पिरिन के साथ ज़रूरी है कि वी शुड ऐड, दिस इज कॉल्ड व्हाट? आंसर इज कि एस्पिरिन के साथ हमने ऐड करनी है प्रासोग्रिल। क्या ऐड करनी है? प्रासोग्रिल। ठीक है जी। सो प्रासोग्रिल शुड बी एडेड विद एस्पिरिन, लेकिन हमने स्टार्ट इधर से करना है, इसको लोडिंग डोज कहते हैं। ठीक है जी। दैट इज कॉल्ड मोना। मोना इज द नमोनिक। हाउ टू रिमेंबर?
द वे टू ट्रीट द एक्यूट एमआई। तो एक्यूट एमआई को ट्रीट करने के लिए जो मैंने आप लोगों को बताया है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, ठीक है जी। इसके बाद अगर एमआई को हम डील ना करें या एमआई को हम ट्रीट ना करें तो लेकिन व्हाट विल बी द कॉम्प्लिकेशंस, इसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं। तो अभी हम डिस्कस करेंगे लेकिन कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एमआई कि एमआई की कॉम्प्लिकेशन क्या है, क्योंकि एनआरई स्टेप 1 के अंदर एक एमसीक्यू इससे भी लास्ट टाइम आया भी था और ये इम्पोर्टेंट है। वी शुड नो द कॉम्प्लिकेशन ऑफ एमआई कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हार्ट अटैक हो जाए तो हमें फिर मरीज़ को इसके प्रोज एंड कॉन्स बताने हैं कि अगर आप मिसाल के तौर पे आगे एहतियात ना करें तो मरीज़ के साथ आगे क्या हो सकता है, इनको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लिकेशन कहते हैं। तो नंबर 1 तो आप लोग लेके जो एमआई है इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉम्प्लिकेशन हो सकती है दैट इज़ एरिथमियास। वो क्या है, एरिथमियास है, समझ रहे कि नहीं। तो यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉम्प्लिकेशन दैट इज़ कॉल्ड एरिथमिया। वो एरिथमिया है। एरिथमिया के अंदर हार्ट का जो रिदम है वो नॉर्मल होता है कि एबनॉर्मल, वेरी गुड, एबनॉर्मल, एबनॉर्मल रिदम इन द हार्ट दैट इज कॉल्ड एरिथमियास। अब कुछ एरिथमियास ऐसे हैं जिनकी जो ओरिजिन है वो एट्रियाज होती है और कुछ एरिथमियास ऐसी है जिनकी ओरिजिन वेंट्रिकल्स होती है। तो यहाँ पे वेंट्रिकुलर एरिथमियास के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लाइक मिसाल के तौर पे मैं आप लोगों को बताता हूँ एरिथमिया के अंदर जो एक एग्जांपल है दैट इज कॉल्ड वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया। एक क्या होता है, वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया। अगेन इट इज अ टाइप ऑफ एरिथमिया। फिर एक होता है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। कौन सी चीज़, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। ये नाम सुना है कि नहीं। तो मतलब एक वीटी है और एक क्या है, वी फेब है। वी फेब स्टैंड फॉर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। इन दोनों के अंदर वेंट्रिकुलर ये एरिथमियाज है और इन दोनों की वजह से इवन द पेशेंट मे कैन डाई। एरिथमिया के अंदर हार्ट रेट क्या होती है, ज़्यादा। द हार्ट बिकम फ्लिकरिंग लाइक दिस। देखे तो हार्ट रेट अगर ऐसे मतलब क्विकली हार्ट जो है ना वो कंट्रैक्ट करेगी तो उसकी रिलैक्सेशन टाइम क्या है, कम है। तो जब हार्ट रिलैक्स नहीं होगी तो प्रॉपर फिलिंग नहीं होगी और फिलिंग ना होने की वजह से इजेक्शन कम हो जाएगी जिससे डेथ हो सकती है, ठीक है जी। तो देखे अगर एमआई के बाद मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, हार्ट अटैक के बाद अगर कोई बंदा मरता है तो द लीडिंग कॉज ऑफ सडन डेथ आफ्टर एमआई दैट इज फेटल एरिथमियास। वो क्या होती है, फेटल। फेटल से मुराद वेरी डेंजरस एरिथमिया लाइक वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, ठीक है जी। तो आप लोग यहाँ पे लेके हैं मिसाल के तौर पे कि दीज कंडीशन, ये जो कंडीशन है दीज कंडीशन कैन काज फॉर एग्जांपल दीज कंडीशन कैन काज फॉर एग्जांपल दिस कंडीशन कैन काज व्हाट आंसर इज सडन डेथ। ये क्या कराती है, सडन डेथ कराती है। सो दैट इज व्हाट ऑल अबाउट यू पीपल मस्ट नो फॉर द एग्जाम पर्पसेस, ठीक है जी। तो जो एरिथमियास है ये सडन डेथ करा सकती है, ठीक है जी। और कभी कभार इन एरिथमियास की वजह से और बहुत सारे जो है प्रॉब्लम हो सकते हैं, ठीक है जी। दैट इज व्हाट ऑल अबाउट यू पीपल मस्ट नो। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं मिसाल के तौर पे एमआई के अंदर मतलब जो नेक्स्ट हमारे पास कॉम्प्लिकेशन है दैट इज कॉल्ड कार्डियक टेम्पोनाट। क्या हो सकता है, कार्डियक टेम्पोनाट, ठीक है। ये नाम सुना है कि नहीं, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। जो कार्डियक टेम्पोनाट है ये हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल व्हेन वी विल स्टडी सर्जरी पार्ट, ठीक है जी। ये सर्जरी के अंदर हम फिर डिस्कस करेंगे, बट इतना याद रखें कार्डियक टेम्पोनाट के जितने भी मरीज आते हैं उसमें 3 चीज़ें होती है। कितनी चीज़ें, 3 चीज़ें। लेकिन मेरे ख्याल में उसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा हिंट्स आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो कार्डियक टेम्पोनाट है इसमें क्या होता है। देखिए मिसाल के तौर पे हार्ट इज़ हाउ मेनी चेम्बर, 4 चेम्बर्स, ठीक है जी। अब आप लोगों को इतना तो पता होना चाहिए क्योंकि जो लोग डे फर्स्ट से बैठे हैं क्लास में उसको ये पता है राइट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है जी। अब हार्ट के बाहर ये जो कैविटी है इसको पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल कैविटी। जिस तरह लंग्स के बाहर प्लूरल कैविटी है इस तरह हार्ट के बाहर पेरिकार्डियल कैविटी होती है। यह तो सबको पता है ना। अब आप बताएं कि यहाँ पे इस राइट एट्रियम को ऊपर से जो ब्लड लाने वाली वेन है इसका नाम है सुपीरियर वीना केवा, ठीक है जी। और इधर से इन्फीरियर वीना केवा आती है, ठीक है जी। तो जो वीना केवाज है सुपीरियर और इन्फीरियर बोथ दे आर ड्रेन इनटू द राइट एट्रियम। कहाँ पे, राइट एट्रियम। अब मुझे गौर से सुने, अगर ऐसा कंडीशन जिसमें पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर एक्सिस फ्लूइड बिल्ड हो जाए, क्या चीज़ बिल्ड हो जाए, एक्सिस फ्लूइड। अब अगर ये फ्लूइड ज़्यादा हो जाए तो ये है पेरिकार्डियल इफ्यूजन। क्या है, पेरिकार्डियल इफ्यूजन। बट अगर फ्लूइड इतना ज़्यादा हो जाए कि वो बाहर से हार्ट को क्या करे, कंप्रेस करे, तो जब हार्ट बाहर से इस फ्लूइड का इस पर प्रेशर होगा कि नहीं, तो जब हार्ट बाहर से क्या होगा, कंप्रेस होगा, तो हार्ट का साइज छोटा हो जाएगा। तो जब हार्ट स्क्वीज होगा तो फिर कार्डियक आउटपुट क्या होगी,
कम होगी। वेरी गुड। और जो ब्लड ऊपर से आना था अब वो इसमें नहीं आएंगे क्योंकि ये स्क्वीज हो चुके हैं, तो बैक प्रेशर जाएगी कि नहीं? तो जब बैक प्रेशर जाएगी किस वीना केवा पे? सुपीरियर। तो सुपीरियर वीना केवा और इन्फीरियर वीना केवा पे प्रेशर जाएगी, और जो सुपीरियर वीना केवा है वो बैक प्रेशर लगाएगी जुगुलर वेन पे। किस पे? जुगुलर वेन। तो जुगुलर वेन में प्रेशर ज़्यादा होगी कि नहीं? तो नंबर 1 कार्डियक टेम्पोनाट के अंदर एक तो लिखे रेज जेवीपी। क्या होगी? रेज जेवीपी। जेवीपी स्टैंड फॉर जुगुलर वीनस प्रेशर। इसका मतलब यह है इसमें जेवीपी दैट इज जुगुलर वीनस प्रेशर। नंबर 2, अब जो हार्ट है फ्लूइड की वजह से वो क्या पड़ा है? कंप्रेस पड़ा है, स्क्वीज पड़ा है, तो उसमें ब्लड ज़्यादा रही है कि कम? हार्ट के अंदर फिलिंग कम है तो इजेक्शन भी कम है। तो जब कार्डियक आउटपुट कम है तो हाइपरटेंशन के हाइपोटेंशन, तो यहाँ पे लिखे दैट इज कॉल्ड हाइपोटेंशन। और जब हार्ट स्क्वीज पड़ा है तो उसके अंदर वाल जो होते हैं उसकी न प्रॉपर ओपनिंग होगी न क्लोजिंग होगी। तो जो हार्ट साउंड है S1 एंड S2 दैट विल बी नॉर्मल और एबनॉर्मल? एबनॉर्मल। इसको हम कहते हैं मफल्ड हार्ट साउंड। इसको क्या कहते हैं? मफल्ड मीन एबनॉर्मल, दैट इज मफल्ड हार्ट साउंड। तो कितनी बातें हो गई? हाँ जी, कितनी बातें हो गई? 3 बातें। मतलब एक मैंने क्या बोला है? शाबाश। हाउ मेनी थिंग्स आर देयर? 3। एक मैंने क्या बोला? अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय रेज जेवीपी, हाइपोटेंशन एंड मफल हार्ट साउंड। ये तब होगा जब हार्ट के बाहर एक्सिस क्या आ जाए? फ्लूइड आ जाए। तो याद रखे अ कंडीशन इन विच there is excess fluid around the heart and that create pressure on the heart which gives rise to how many things? 3 things, that is known as cardiac tamponade। इसको cardiac tamponade कहते हैं। तो MI के बाद cardiac tamponade के चांस क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। ठीक है जी। तो आप लोग का अगर एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आता है कि एक पेशेंट है उसको रिसेंटली एक हार्ट अटैक हुआ है। क्या हुआ है? हार्ट अटैक। और इसका तकरीबन 10 दिन 12 दिन के बाद मरीज़ वॉशरूम में फिसल जाता है, गिर जाता है, और जब आप उसकी नेक में देखते हैं तो उसकी डिस्टिंक्टेड वेन है और ब्लड प्रेशर उसका बहुत लो है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बीपी उसका बहुत ज़्यादा लो है, और स्टेथोस्कोप के ऊपर आपको हार्ट साउंड प्रॉपर सुनने को नहीं मिलते। तो MI का केस होगा और इसके तकरीबन ये जो कार्डियक टेम्पोनाड है ये MI के बाद 7 से लेकर 12 दिनों के अंदर होता है। इसका मतलब ये है कि 7 to 12 डेज के अंदर अंदर आफ्टर MI द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इन द हार्ट दैट इज कॉल्ड कार्डियक टेम्पोनाड। ठीक है, एंड इट इज वन ऑफ द मेडिकल इमरजेंसी। ये मेडिकल इमरजेंसी है। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? ट्रीटमेंट ये होगा कि हमने हार्ट के ऊपर जो प्रेशर है वो कम करना है, और वो इसलिए कम कैसे कम होगा? बाय ड्राइंग द फ्लूइड फ्रॉम द कैविटी। इसको हम कहते हैं पेरिकार्डियोसिंथेसिस। क्या कहते हैं? पेरिकार्डियोसिंथेसिस। हम नीडल के जरिए हम पेरिकार्डियल कैविटी से जो एक्सेस फ्लूइड है वो बाहर निकालेंगे, जिससे हार्ट के ऊपर जो कंप्रेशन इफेक्ट है वो क्या हो जाएगी? वो कम हो जाएगी। ठीक है जी। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। अब मुझे ये बताएं, शाबाश, ये कितनी चीज़ें हो गई? शाबाश, 3। और 3 चीज़ों को मेडिसिन में ट्राइएट कहते हैं कि नहीं? कम्बिनेशन ऑफ 3 थिंग इज कॉल्ड ट्राइएट। लेकिन ये ट्राइएट किस कंडीशन में? कार्डियक टेम्पोनाड में। जिसने फॉर द फर्स्ट टाइम मालूम की थी उसका नाम था बेक, उस बंदे का नाम था बेक्स। इसलिए सर्जरी के अंदर, मेडिसिन के अंदर इसको आजकल क्या कहते हैं? बेक्स ट्राइएट कहते हैं। तो जब भी एग्जाम के अंदर आ जाए कि बेक्स ट्राइएट इज सीन इन विच कंडीशन, आंसर इज कार्डियक टेम्पोनाड। और बेक्स ट्राइएट इज कैरेक्टराइज्ड बाय व्हाट? रेज जेवीपी, हाइपोटेंशन एंड मफल हार्ट साउंड। ठीक है जी। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो ये जनाब आप लोगों को 2 चीज़ें पता चली। इसके बाद 3rd नंबर कॉम्प्लिकेशन लिखें। मतलब 3rd नंबर पे अगर MI के बाद कॉम्प्लिकेशन हो सकती है उसका नाम है ड्रेसलर सिंड्रोम। कौन सा है? ड्रेसलर सिंड्रोम। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, दैट इज कॉल्ड ड्रेसलर सिंड्रोम, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। देखिए ड्रेसलर सिंड्रोम क्या है? इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। इसमें लिखे ऑटो इम्यून। ड्रेसलर सिंड्रोम इज ऑटो इम्यून पेरिकार्डाइटिस। ठीक है जी, ऑटो इम्यून पेरिकार्डाइटिस यूजुअली seen in post MI patient। post mean after MI, post MI patients। ठीक है जी, ये पॉइंट्स याद रखना है। इसका मतलब ये है जो ड्रेसलर सिंड्रोम है इसके अंदर क्या होता है? इट इज ऑटो इम्यून। ये क्या है? ऑटो इम्यून पेरिकार्डाइटिस है। व्हाट इज पेरिकार्डाइटिस? इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ आउटर लेयर ऑफ द हार्ट। हार्ट का जो बाहर लेयर है पेरिकार्डियम, उसकी इन्फ्लेमेशन को पेरिकार्डाइटिस कहते हैं। अगर वो हमारी इम्यून सिस्टम की गलती की वजह से हो जाए तो उसका नाम क्या है? ऑटो इम्यून पेरिकार्डाइटिस है।
पेरिकार्डाइटिस के जो पेशेंट आते हैं ज़रूरी नहीं है कि हर एक पेरिकार्डाइटिस के अंदर ऑटो इम्यून हो। कुछ पेरिकार्डाइटिस वायरस की वजह से होता है, उनको वायरल पेरिकार्डाइटिस कहते हैं। कुछ पेरिकार्डाइटिस और कंडीशन की वजह से। लेकिन अगर मायोकार्डियल इन्फाक्शन एमआई का मरीज है और उसको बाद में 1 महीने 2 महीने में छाती का दर्द दोबारा आता है, तो उसका एक वजह ऑटो इम्यून क्या है, पेरिकार्डाइटिस है। कभी कभार क्या होता है, जब एमआई का मरीज हम डिस्चार्ज करते हैं, वो घर जाता है, और ये जो ड्रिसलर सिंड्रोम है ना, ये 2 हफ्तों से लेकर 10 हफ्तों के दरमियान आ सकता है। ठीक है जी। तो 2 हफ्तों से मुसाद क्या है कि एमआई के ऊपर कितने दिन गुजर चुके होंगे, 14, और फिर 10 हफ्ते से मुराद यह है तकरीबन ढाई, मतलब यह है 1.5 मंथ, 2.5 मंथ, कितना 2.5 मंथ। क्या पता वो कहें द पेशेंट आफ्टर एमआई ब्रॉट टू इमरजेंसी आफ्टर 6 वीक, आफ्टर 7 वीक विद एक्यूट शार्प चेस्ट पेन। किसके साथ, शार्प चेस्ट पेन। पेरिकार्डाइटिस के अंदर शार्प चेस्ट पेन होती है। अब गौर से सुने, इसमें मरीज अगर थोड़ा सा आगे की तरफ बेंड करे तो पेन की इंटेंसिटी कम होती है। सो ऐसा शार्प चेस्ट पेन जो आगे बेंड होने से क्या हो जाए, कम हो जाए, और पीछे जाने से, पीछे लेटने से क्या हो जाए, बढ़ जाए। थिंक अबाउट पेरिकार्डाइटिस। ठीक है जी। सो पेरिकार्डाइटिस की हेड से है कि शार्प चेस्ट पेन दैट इज रिलीव्ड ऑन बेंडिंग फॉरवर्ड एंड दैट बिकम मोर वन लीनिंग बैकवर्ड। ठीक है जी। या ऐसा शार्प चेस्ट पेन जो थोड़ा सा डीप इंस्पायरेशन, थोड़ा सा डीप सांस लेने से भी क्या होता है, बढ़ता है, दैट इज कॉल्ड ऑफ पेरिकार्डाइटिस। और पेरिकार्डाइटिस अगर एमआई के बाद होती है, सो दैट विल बी इन्फेक्शियस और ऑटो इम्यून। हाँ जी, ऑटो इम्यून क्या हो सकती है, ऑटो इम्यून हो सकती है। और आप लोगों को पता है ऑटो इम्यून के अंदर क्या होगा, ऑटो इम्यून पेरिकार्डाइटिस से मुराद ये है कि कुछ एबनॉर्मल एंटीबॉडीज बनती है एमआई के बाद, जो कुछ लोगों में जाके हार्ट का बाहर वाला जो लेयर है उनकी इन्फ्लेमेशन करेगी। और अगर इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिकार्डियम हो जाए तो वो पेरिकार्डाइटिस है। अगर वो हमारी इम्यून सिस्टम की गलती की वजह से हो जाए तो वो क्या है, ऑटो इम्यून पेरिकार्डाइटिस। और ऑटो इम्यून पेरिकार्डाइटिस का दूसरा नाम ड्रेसलर सिंड्रोम है। ठीक है जी, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज के बाद इतना तो पता चल गया है कि भाई ड्रेसलर सिंड्रोम इज नथिंग, इट इज़ ऑटो इम्यून पेरिकार्डाइटिस। ठीक है जी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन। और आखिर में लिखे वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म। कभी कभार क्या होता है, आफ्टर एमआई द वेंट्रिकल बिकम वेरी वेरी एबनॉर्मली डायलेटेड या इनलार्ज। इसको हम कहते हैं वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म। क्या होगी, एन्यूरिज्म का मतलब एबनॉर्मल डायलेटेशन है। ठीक है जी। वेंट्रिकल जो है दे बिकम एबनॉर्मली डायलेट। तो वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म की वजह से भी फॉर एग्जांपल ये बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। अब वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म में क्या चीज़ हो सकती है आप लोग के ख्याल में, अगर वेंट्रिकल में ज़्यादा डायलेशन हो जाए तो वो दोबारा क्या नहीं करेगी, कंट्रैक्ट नहीं करेगी। जो ज़्यादा ब्लड वेंट्रिकल में रहेगी कि बाहर निकलेगी, वेंट्रिकल में। और जहाँ पे ब्लड ज़्यादा रहेगी तो वहाँ पे क्लॉट्स बनेगी कि नहीं। तो वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म के अंदर देयर इज इंक्रीज रिस्क ऑफ थ्रोम्बस फॉर्मेशन। क्या बनेगी, थ्रोम्बस। और आप लोगों को तो पता है अगर इस थ्रोम्बस से कोई पीस डिटेच हो जाए तो वो एम्बुलिस बनेगी। और एम्बुलिज्म की वजह से अगर ये छोटा सा पीस ब्रेन के वेसल में जाए तो स्ट्रोक करा सकती है कि नहीं, तो स्ट्रोक भी करा सकती है। और दूसरी बात, वेंट्रिकल अगर एबनॉर्मली डायलेट हो जाए, जिस तरह हमने पढ़ा था डायलेट कार्डियोमायोपैथी, तो फिर कार्डिक आउटपुट क्या होगी, कम होगी कि ज़्यादा, कम होगी। जब कम होगी तो बॉडी की डिमांड पूरी नहीं करेगी, तो हार्ट फेलियर हो जाता है। क्या हो जाता है, हार्ट फेलियर। तो एमआई के बाद मतलब हार्ट फेलियर के चांसेस ज़्यादा होती है। सो देयर इज इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर इज अ क्लिनिकल सिंड्रोम। हार्ट फेलियर इज नॉट अ डिजीज, इट इज अ कंडीशन इन विच द हार्ट पंपिंग इज नॉट दैट मच टू फुलफिल द डिमांड ऑफ द बॉडी। इसमें हार्ट इतना ज़्यादा पावरफुल पंप कर नहीं सकता जिस पे बॉडी की डिमांड को क्या कर सके, पूरी कर सके। सो दैट इज कॉल्ड हार्ट फेलियर। ठीक है जी। अब जो हार्ट फेलियर है वो अगर लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रॉब्लम है, क्योंकि एमआई के अंदर क्या बताया था कि मोस्ट कॉमन जो आर्टरी ब्लॉक होती है वो लाडा है। क्या है, लाडा, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। और लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी मेनली सप्लाई ब्लड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो अगर लेफ्ट वेंट्रिकल खराब हो जाए तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म होगी और लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर के चांसेस ज़्यादा होंगे। और जब लेफ्ट साइड की हार्ट फेल हो जाए तो बैक प्रेशर पे लंग्स पे लगेगी कि नहीं, तो पल्मोनरी एडिमा के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। ठीक है जी। तो आप लोगों को आज के लेक्चर में ये पता चला कि एमआई क्या है, फिर आप लोगों ने ये सीखा कि प्रेजेंटेशन क्या है, फिर यह भी पता चला कि अगर हम एमआई को डायग्नोस करना चाहते हैं तो हमें चेस्ट पेन की डिफरेंशियल डायग्नोसिस का पता होना चाहिए कि अगर एक पेशेंट छाती के दर्द के साथ आता है व्हाट विल बी देयर डिफरेंशियल डायग्नोसिस। ठीक है जी। फिर हमने ये बोला कि व्हाट आर द ईसीजी चेंजेस, हमने लीड्स को जाना, टाइप्स ऑफ एमआई को जाना, फिर इसके बाद कार्डियक मार्कर पढ़े। ठीक है जी।
फिर इसके बाद हमने ट्रीटमेंट ऑफ एमआई पढ़ा है, ठीक है जी। और अगर एमआई को हम ट्रीट ना करें तो लेटर जो कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, द फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन जिससे इंसान की सडन डेथ हो सकती है वो एरिथमियाज है। क्या है? एरिथमियाज है, लाइक वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है, ठीक है जी। और दूसरी बात कार्डियक टेम्पोनाड हो सकती है, उसके अंदर ये तीन चीज़ें हैं। फिर इसके बाद ड्रेसलर सिंड्रोम है और वेंट्रिकुलर एनोरिज्म है, ठीक है जी। चले आखिर में एक चीज़ सवाल पूछना चाह रहा हूँ, आप लोगों ने नेक्रोसिस के टाइप्स के बारे में सुना है कि नहीं? कौन कौन से हैं? पैथोलॉजी के अंदर नेक्रोसिस के टाइप्स होते हैं। ये जो आप बता रहे कि वेट गैंग्रीन है, ड्राई, वो अलग चीज़ है। वन इज लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस, फिब्रिनस नेक्रोसिस, केशियस नेक्रोसिस, फैट नेक्रोसिस, कोआगुलेटिव नेक्रोसिस, ठीक है जी। ये मुख्तलिफ किस्में हैं, ये हम पढ़ेंगे आगे पैथोलॉजी में। मैंने क्या बोला फिर से बता रहा हूँ, कोआगुलेटिव नेक्रोसिस, लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस, केशियस नेक्रोसिस जो टीबी में होता है, फिब्रिनस नेक्रोसिस, फैट नेक्रोसिस, ठीक है जी। ये मुख्तलिफ किस्म है। अगर एग्जाम के अंदर आ जाए कि एमआई के अंदर, एमआई स्टैंड फॉर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, इसमें ब्लड सप्लाई जो हार्ट को कम हुई है वहाँ पे लोकल सेल की क्या हो जाए? डेथ। तो नेक्रोसिस होगी क्या? नहीं। तो विच टाइप ऑफ नेक्रोसिस इज सीन इन एमआई, नीचे लेके कोआगुलेटिव नेक्रोसिस, ये एग्जाम में आता है। कौन सी? कोआगुलेटिव नेक्रोसिस। तो अगर एग्जाम के अंदर आ जाए कि द टाइप ऑफ नेक्रोसिस दैट इज सीन इन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, प्लीज रिमेंबर दैट इज कॉल्ड कोआगुलेटिव नेक्रोसिस, ठीक है जी। ये एमसीक्यूज आता है एंड दिस एमसीक्यूज बेस्ड ऑन दी पैथोलॉजी नॉलेज, ठीक है जी। पैथोलॉजी नॉलेज के ऊपर अगर आप लोगों से ये सवाल वो पूछे कि जो नेक्रोसिस एमआई मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के मरीज में होती है वो कौन सी टाइप की होती है, तो आंसर विल बी कोआगुलेटिव नेक्रोसिस, ठीक है जी। सो दैट इज व्हाट ऑल अबाउट फ्रॉम टुडे टॉपिक। ब्रेक करें इंशाल्लाह, फिर नेक्स्ट लेक्चर ले रहे हैं। थैंक यू।